सर नमस्कार। नमस्कार। सर भारतीय राजनीति के संदर्भ में दलीय व्यवस्था सर क्या होता है सर, और उसकी विशेषताएं क्या हैं सर? लोकतंत्रात्मक जहां सरकारें चलती है ना, वहां दलीय व्यवस्था या दलीय राजनीति अपरिहार्य है। जी सर। इस प्रतिनिधि मूलक सरकार जो प्रतिनिधित्व देती है, जी सर। ऐसी सरकार तो दलीय राजनीति के माध्यम से ही देती है। जो प्रतिनिधित्व हम चुनते हैं ना अपने प्रतिनिधियों को, जी वो सर। दल के रूप में ही चुनते हैं। तो ये एक दलीय राजनीति लोकतंत्र का या राजनीति जैसी हम राजनीति शब्द सुनते हैं तो दलीय राजनीति या दल हमारे मन में अपने आप आ जाता है। तो यही दलीय राजनीति है कि जो दल के माध्यम से प्रतिनिधित्व देना। जी सर। सर इसकी विशेषताएं अगर पूछी जाए तो सर विशेषताएं क्या होंगी सर? दलीय राजनीति की विशेषताएं या हाँ, उसमें विशेषताएं भी हैं तो कुछ उसके मेरिट्स हैं, कुछ डिमेरिट्स भी हैं। दलीय राजनीति की विशेषता ये है कि एक दल की विचारधारा होती है, उसका एक कार्यक्रम होता है, उसकी कुछ नीतियां होती हैं जिनके माध्यम से वो लोगों के पास जाते हैं कि या पब्लिक के पास जाते हैं कि हमें इस आधार पर चुनिए। जी सर। तो वो उसकी एक विशेषता है, क्योंकि एक व्यक्ति अगर सारे के सारे चुन के आ जाएंगे और उन सबके विचार एक जैसे न मिले तो दिक्कत हो जाएगी सरकार बनाने में। जैसे या आप किसी कार्यक्रम को बनाने में तो प्रत्येक व्यक्ति बनाएगा, ऐसे अलग अलग व्यक्ति अगर स्वतंत्र रूप से लोग चुनाव लड़ेंगे तो एक दल के रूप में दल का एक अध्यक्ष होता है, उनका एक सिस्टम होता है, उसके कार्यक्रम के तहत सारे के सारे लोग उस अध्यक्ष के नीचे कार्य करते हैं। तो उससे एक फायदा होता है, पब्लिक को भी फायदा होता है, सरकार बनाने में भी फायदा है। विचार एक कार्यक्रम एक नीति के तहत वो काम करते हैं। एक विशेषता ये हुई। दूसरी विशेषता समझ सकते हैं कि हमें अगर एक राजनीतिक दल कोई व्यक्ति अगर गलत कार्य कर लेता है तो पूरे राजनीतिक दल को उसका आक्षेप सहना पड़ता है। जी सर। इसलिए वह उस दल में नहीं रखेंगे उसे, या वह दल धीरे धीरे अगर बुरा करता है या अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करता है तो दल समाप्त हो जाएगा। तो ये भी फायदा। सर इसमें छात्रों को एक कंफ्यूजन होता है सर, एक दलीय व्यवस्था बहुदलीय व्यवस्था सर, इसके बारे में सर थोड़ा सा आप बताएंगे सर? हाँ, दलीय व्यवस्थाओं में जैसे दलीय प्रकार, मतलब दलीय राजनीति के प्रकार इस तरीके से समझ सकते हैं। तो एक दलीय व्यवस्था, दो दलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। जी सर। एक दलीय व्यवस्था साम्यवादी दलों में, जैसे साम्यवादी दल होते हैं या साम्यवादी सरकार जहां होती है वहां एक ही दल काम करता है, दूसरा दल नहीं होता। जैसे अमेरिका जैसे देश में दो दलीय व्यवस्था है, दो राजनीतिक दल हैं और वही राजनीति करते हैं। ऐसा नहीं है तीसरा विचार होगा, लेकिन वो अंततः उन्हीं में मिल जाते हैं, किसी न किसी में मिलना होता है। तो दो दलीय व्यवस्था वो हुई। और हमारे यहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था। जी सर। बहुत सारे दल हैं और वो दल अपना कार्यक्रम लेकर जनता के बीच जाते हैं, वोट मांगते हैं, और जो दल बहुमत में आएगा वो सरकार बनाएगा। तो सर कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं सर जो किसी राष्ट्रीय पार्टी से नहीं उठ पाते या क्षेत्रीय पार्टी से नहीं उठ पाते और निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं सर। हाँ। तो सर निर्दलीय चुनाव भी एक प्रकार का दल है या ये इससे भिन्न है? नहीं, दल नहीं है वो तो चुनाव, ये कह सकते हैं कि वो निर्दलीय है, उसका दल नहीं है। लेकिन अंततः सरकार बनाने के लिए किसी न किसी दल में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे यहाँ पे दलीय राजनीति से ही सरकार बनती है। एक व्यक्ति तो सरकार बना नहीं पाएगा क्योंकि उसमें बहुमत चाहिए, तो किसी न किसी दल से मिलेगा, चाहे वो विपक्ष में रहे या सरकार में शामिल हो। तो हमारे यहाँ पे चाहे दल ही सरकार बनाता है, कोई दल ही सरकार बनाएगा। मोटे तौर पे यूं तो सारे के सारे इंडिपेंडेंट आ जाएं और सबके विचार एक जैसे मिल जाएं तो सरकार बना सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल है, ऐसा होता नहीं है। सर इसी से संबंधित मेरा एक दूसरा प्रश्न था सर, मतदान व्यवहार क्या होता है सर, और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं सर? मतदान व्यवहार इस तरीके से समझ सकते हो अतुल कि एक मतदाता जिस मंतव्य से किसी राजनीतिक दल को या किसी राजनीतिक व्यक्ति को वोट करता है या अपना मत देता है, और उसका मंतव्य क्या रहता है उस समय, वो मतदान का व्यवहार हो। जी सर। कि उसके प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, मतदान को प्रभावित करने वाले कारक। तो अल्पकालिक कारण या कारक तत्व या दीर्घकालिक तत्व या दीर्घकालिक कारक।
तो अल्पकालिक कारकों में जैसे अतुल हम समझ सकते हैं, जैसे क्या हो सकता है कि आर्थिक हालत। जी दूसरा, आर्थिक हालत आप समझ रहे हैं कि आर्थिक हालत मतलब आर्थिक रूप से किसी को इन्फ्लुएंस करना, प्रभावित करना, मतलब जी सर। कि किसी के पास अगर रोजी रोटी का सवाल है, रोजी रोटी नहीं है, उसको पैसे दे दिया आपने, उसका मत खरीद लिया, तो इस तरीके से भी प्रभावित होता है। दूसरा, नेतृत्व के स्तर पर भी प्रभावित होता है अल्पकालिक रूप से, कि एक दल का, किसी राजनीतिक दल का एक जो सर्वोच्च नेता है, अगर वो किसी चीज से, किसी तरीके से प्रभावित करता हो, जैसे वो अच्छा बोलता है, जी उसकी गैदरिंग अच्छी है, या इस तरीके वो ईमानदार है, इस तरीके का परसेप्शन बना हुआ है, या वो है भी वास्तव में ईमानदार, या इस तरीके की वो अपनी बात अच्छी तरह से पहुंचा देता है पब्लिक के पास, तो वो भी प्रभावित करता है। दीर्घकालिक चीजों में इस तरीके से समझ सकते हैं कि राजनीतिक दलों का एक कार्यक्रम होता है, एक विचारधारा होती है, नीतियों के तहत वो काम करते हैं, तो उन कार्यक्रमों से, उन विचारधारा से, उस विचारधारा से, उस नीति से प्रभावित होते हैं लोग। जातिवाद प्रभावित करता है, जी सर। क्षेत्रता या क्षेत्रीवाद, क्षेत्रवाद, जी सर। वो भी प्रभावित करता है। और सर भारत के पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा सर कम्युनल एंगल सर मैं देखता हूँ सर, सांप्रदायिक, सांप्रदायिकता प्रभावित करती है, धर्म के आधार पर भी धर्म भी प्रभावित करता है। जी सर। सांप्रदायिकता जो कह रहे हैं हम, कि सांप्रदायिकता प्रभावित करती है। सर इसी से संबंधित मेरा तीसरा और आखिरी प्रश्न था सर, भारत में सर चुनावों के प्रकारों के बारे में सर थोड़ा सा आप विस्तार पूर्वक बताते हैं सर। चुनाव एक तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है एक, और दूसरा सूची प्रणाली, चुनाव के प्रकारों में एक सूची प्रणाली, और एक जो हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है, और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल संक्रमण मत प्रणाली के द्वारा होता है। जी सर। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा एकल संक्रमण मत प्रणाली से होता है। उसको भी समझेंगे। जैसे पहला वाला मैंने कहा ना कि फर्स्ट पोस्ट द पास्ट सिस्टम, वो ऐसा सिस्टम जो हमारे यहाँ पे एमपी के चुनाव होते हैं, या विधायकों के चुनाव होते हैं, या प्रधान के चुनाव होते हैं, या क्षेत्र पंचायत सदस्यों के चुनाव होते हैं, या जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव होते हैं। जैसे प्रमुख का चुनाव होता है तो वो इस तरीके से नहीं होता, और वो उनको खैर वो वोटिंग करते हैं, वो भी तरीका यही है, लेकिन वो थोड़ा उनको सदस्य वोट करते हैं। जैसे जो मैंने कहा ना कि फर्स्ट पोस्ट द पास्ट सिस्टम है, वो इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे प्रधान का चुनाव होता है कि 100 मत, अगर 100 मतदाता है किसी ग्राम में या किसी ग्राम सभा में, और वहां पे 3 लोग या 4 लोग उठे हुए हैं, तो जिसको सबसे अधिक मत मिलेगा, यूं तो 50 और 51 वोट जिसको मिलने चाहिए, क्योंकि 100 मत है वहां पे, 51 जिसको मिलने वो जीते ना, जीतेगा सर। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर एक को 20 मिलते हैं, एक को 20 मिलते हैं, और एक को 20 मिलते हैं, तो वो पूरे 60 वोट हुए, और जीतेगा वो जिसको 40 वोट मिले। तो ये फर्स्ट पोस्ट द पास्ट सिस्टम हुआ। और दूसरा सूची प्रणाली। सूची प्रणाली थोड़ा हमारे यहाँ तो नहीं होता, लेकिन सूची प्रणाली इस तरीके का कि एक राजनीतिक दल कहीं, अगर जैसे हमारे यहाँ पे 70 विधानसभा क्षेत्र है, अगर सूची प्रणाली से यहाँ पे चुनाव हो तो किस तरीके का होगा, मतलब इस तरीके समझाने का प्रयास करूंगा तो ना, कि भाजपा या कांग्रेस 2 दल चुनाव लड़ रहे हों, और यहाँ पे 70 विधानसभा क्षेत्रों या है आज, तो 70 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा अपनी 70 नाम दे देगी, और कांग्रेस भी अपने 70 नाम दे देगी सीक्वेंस में, उसी तरीके से जीतेंगे भी और हारेंगे भी उसी तरीके से, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 करके। और अगर भाजपा को 30 सीटों पे विजय प्राप्त होती है, और कांग्रेस को या 40 सीटों पे विजय प्राप्त होती है, तो जो उन्होंने पहले नाम दिए हैं किसी एक राजनीतिक दल ने, जैसे भाजपा ने 30 नाम जो पहले दिए हैं, वही जीत में माने जाएंगे कुल मिला के, और कांग्रेस को 40 जो सीट नाम दिए हैं उन्होंने सीक्वेंस में, वही जीतेंगे। कुल मिला के दल को वोट दिया जाता है, किसी व्यक्ति को वोट दिया जाता है। जी सर। ये हुआ। और दूसरा जो ये सिस्टम है,
राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का, वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एक कोटा निर्धारित किया जाता है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो वोटिंग होती है वो जो निर्वाचित सदस्य होते हैं लोकसभा राज्यसभा के और विधानसभा के प्रत्येक राज्य के, ये वोटिंग करते हैं और एक कोटा निर्धारित किया जाता है उस व्यक्ति के लिए, जैसे न्यूनतम कोटा तय करते हैं जी राष्ट्रपति के चुनाव में। अब राष्ट्रपति तो एक ही होते हैं लेकिन एक ही चुने जाने, और लेकिन राज्यसभा के चुनाव ज्यादा सदस्य चुने जाते हैं, कभी कभी 3 सीटें खाली हैं, कभी कहीं 4 हैं, कहीं 5 हैं, कहीं 10 हैं सीटें खाली। तो अगर वहां चुनाव होगा तो न्यूनतम कोटा इस तरीके से तय किया जाता है कि कुल वैध मतों की संख्या बटे जितने व्यक्ति चुने जाने हैं, और धन एक और सबका धन एक। जी समझ लो, तो इस तरीके से न्यूनतम कोटा, और जितना वो मत जिसको प्राप्त होगा वो एक व्यक्ति को उतने मत लाने जरूरी है जीत के लिए। क्योंकि वहां आपको सिस्टम मालूम है कि ये इस तरीके से वोट नहीं होता कि अगर 4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो चारों को हमें वरीयता क्रम में वोटिंग करनी है, जो लोग उस निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। चलिए सर, अगली बार किसी और टॉपिक पे सर चर्चा करेंगे सर आपसे। धन्यवाद सर।